देखिए दोस्तों, ये यूपीएससी का तैयारी कराने के लिए चैनल बना हुआ है और पूरी तरीके से आपका एक भी सेकंड नुकसान नहीं किया जाएगा। दोस्तों, आधुनिक भारत से जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए थे 1995 से लेके 2023 तक, वैसे ही ये मध्यकालीन भारत का क्वेश्चन है दोस्तों। 1995 से 2023 तक जितने क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसका पूरा उत्तर सहित आपको ये वीडियोज मिल जाएगा। आधुनिक भारत का और तमाम वीडियोज पड़े हुए हैं दोस्तों। मैं चाहता हूं दोस्तों कि गांव के गरीब युवा जो आईएएस बनना चाहते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करने, बिल्कुल निःशुल्क आपको पढ़ाया जाएगा, 1 रुपया नहीं लिया जाएगा और बेहतरीन पढ़ाया जाएगा दोस्तों। जो पैसे लेके अच्छे अच्छे नहीं पढ़ा पाते हैं उससे बेहतरीन पढ़ाया जाएगा। तो आप हमारे ऊपर विश्वास कर सकते हैं तो कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अपने मित्रों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमारी भी कुछ ग्रोथिंग होती रहे। तो यही है दोस्तों, चलिए आ जाइए। टाइम बिल्कुल 1 सेकंड बर्बाद नहीं करना है दोस्तों हम लोगों को। चित्रकला की मुगल कला भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। चित्रकला की मुगल कला दोस्तों भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कला पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा है? किस पर दोस्तों मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा है? पहाड़ी पर, राजस्थानी पर, कांगड़ा पर, काली घाट पर। किस पर जो है मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा है दोस्तों, ये पूछ रहा है। उत्तर हो जाएगा दोस्तों काली घाट पर। काली घाट चित्रकला का क्षेत्र पश्चिम मध्य प्रदेश है, जो मुगल शासकों के नियंत्रण में कम समय तक था। अतः इस कला पर मुगलों का प्रभाव नहीं आ सका, जबकि पहाड़ी, राजस्थानी, कांगड़ा चित्रकला पर मुगल कला का प्रभाव पड़ा है। तो दोस्तों, पहाड़ी, राजस्थानी और कांगड़ा पर जो है मुगल चित्रकला का प्रभाव पड़ा है, लेकिन काली घाट जो मध्य प्रदेश में है, जो बहुत कम समय के लिए मुगल के पास आया था, इसलिए इस पर जो है मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ पाया। तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे? मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता, कानून के जानकार कौन थे? विज्ञानेश्वर, हिमाद्री, राजशेखर, जीतू जिमुतवाहन कौन थे दोस्तों? देखिए दोस्तों, इसमें राजशेखर को छोड़ के बाकी सब लोग थे। विज्ञानेश्वर, हिमाद्री और जीमूतवाहक। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसका सी। राजशेखर को छोड़ के सब जो है मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध कानून वेत्ता थे। विज्ञानेश्वर, हिमाद्री एवं जीमूतवाहन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे। ठीक है। विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका मिताक्षरा तथा जीमूतवाहन ने भी याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका दायभाग नाम से लिखा है। हिमाद्री ने मनुस्मृति पर टीका लिखा है। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में थे। इन्होंने कर्पूर मंजरी नामक नाटक की रचना की थी। तो दोस्तों, ये एनसीईआरटी से लिया गया है। एनसीईआरटी मध्यकालीन भारत अध्याय 8 से, इंडो इस्लामिक वास्तुकला से। तो एनसीईआरटी को दोस्तों छोड़ना नहीं है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन बना दिया क्लास 8 से, और हम जो है दुनिया भर की किताबें पढ़े जा रहे हैं। निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबज है जो संसार के विशालतम गुंबजों में से एक है? शेरशाह का मकबरा सासाराम, जामा मस्जिद दिल्ली, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा दिल्ली, गोल गोबुंद बीजापुर। कौन सा मकबरा है दोस्तों जो संसार के विशालतम गुंबजों में से एक है? 1995 में पूछा था दोस्तों। बीजापुर का गोल गुंबज दोस्तों, बीजापुर का गोल गुंबज संसार के विशालतम गुंबजों में से एक है। यह बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का मकबरा है दोस्तों। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का मकबरा है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा तीसरा का। अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी। अष्टप्रधान दोस्तों, ये तो बहुत आसान है। अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद मराठा प्रशासन में थी दोस्तों। मराठा प्रशासन में थी अष्टप्रधान। ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों चौथे का। शासन कार्यों में सहायता के लिए शिवाजी ने इसका निर्माण किया था दोस्तों। ये मंत्री शिवाजी के सचिव के रूप में कार्य करते थे। इनकी भूमिका मात्र सलाहकार की थी, मात्र सलाह दे सकते थे। दिए हुए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। ये मानचित्र देख रहे हैं दोस्तों, इस पर ध्यान दीजिए। जिन 7वां का दोस्तों, अरे यार यहीं पर अभी है। मानचित्र पर ध्यान दीजिए। मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण अपने सैन्य अभियानों में किसने किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, हर्षवर्धन ने, मलिक काफूर ने, राजेंद्र चोल ने। दोस्तों, हर्षवर्धन तो इधर आया ही नहीं था। हर्षवर्धन तो आप समझ सकते हैं कि इधर उसका कोई मतलब ही नहीं था दक्षिण भारत में ज्यादातर। ठीक है दोस्तों।
तो हम बोर्ड देख रहे हैं दोस्तों 5वें का। हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय भी इधर कोई इसका मालिक वो नहीं था दोस्तों। राजेंद्र चोल हो सकता है या मालिक कफूर हो सकता है दोस्तों। इस तरह आपको ऑप्शन निकालने आना चाहिए। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, मालिक कफूर। ये जो रास्ता बना है ना दोस्तों, नक्शा में दिख रहा है, इसमें मालिक कफूर ने जो है इसका उपयोग किया था। मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण अपने सैन्य अभियानों में मलिक काफूर ने किया था। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। दक्षिण विजय के क्रम में देवगिरी, वारंगल, होयसल, मालाबार व मदुरई को विजित करते हुए यह रामेश्वर तक पहुंच गया था। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। और यह जो है देवगिरी, इधर दोस्तों इधर के क्षेत्र में बहुत कम लोग जीत पाए हैं। मुगल हो या इधर उधर बहुत कम लोग जीत पाए, इसलिए ये आया है तो याद कर ही लीजिए। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। वह देवगिरी, वारंगल, होयसल, मालाबार व मदुरई को विजित करते हुए रामेश्वर तक पहुंच गया। समझ रहे हैं दोस्तों? 1310 से 1311 के दौरान दिल्ली सल्तनत के शासन अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना को भारत के दक्षिण राज्यों में भेजा। मार्च अप्रैल 1311 के दौरान उन्होंने पांड्य क्षेत्र में कई स्थानों पर हमले किए, जिसमें राजधानी मदुरई भी शामिल है। वह पांड्य राजा को दिल्ली सल्तनत के पक्ष में करने में असफल रहा, लेकिन उसने हाथी, घोड़े, स्वर्ण तथा रत्नों को लूटा। सफल तो नहीं हुआ दोस्तों, लेकिन ये खूब लूटपाट किया अपना। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत शब्दों में होता था। किस लिए होता था दोस्तों अपभ्रंश शब्द का प्रयोग? अपभ्रंश शब्द का प्रयोग राजपूतों में से जाति च्युत लोगों को इंगित करने के लिए, वैदिक कर्मकांडों के त्याग को इंगित करने के लिए, कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के प्रारंभिक रूपों को इंगित करने के लिए, संस्कृतेतर छंदों को इंगित करने के लिए। अपभ्रंश का प्रयोग किस लिए होता था दोस्तों, बताइए। देखिए दोस्तों, मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूप को इंगित करने के लिए होता था। कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं को आरंभिक रूप को इंगित करने के लिए होता था। सर्वप्रथम व्यास ने शब्द संस्कार से ही हीन शब्दों के लिए अपभ्रंश नाम दिया था। संस्कार से ही हीन शब्द के लिए, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, छठा का सी हो जाएगा। सातवां, नस्तालिक थी दोस्तों, एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। एक राग जिसका रचना तानसेन ने किया था। मुगल शासकों द्वारा उद्गृहित एक उपकर, उलेमाओं के लिए एक आचार संहिता। नस्तालिक क्या थी दोस्तों? नस्तालिक यह मुगल काल की फारसी लिपि थी। यह उर्दू की पारंपरिक लिपि थी दोस्तों। नस्तलीन क्या थी? यह उर्दू की पारंपरिक मुगल काल की फारसी लिपि थी दोस्तों। ये इसका क्या हो जाएगा? यह मुगल काल की फारसी लिपि थी, तो ये हो जाएगा दोस्तों। सातवां क्या हो जाएगा? एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। आठवां दोस्तों मैं चाह रहा हूं कि आज समाप्त हो जाए, देखते हैं क्या होता है। 1996 में पूछा गया, जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है। कौन सूफी संत मानते थे कि भक्ति और संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है? कौन सूफी संत मानते थे दोस्तों? चिश्ती सिलसिला की स्थापना ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती 1146 से 1236 ने की थी। उन्होंने अजमेर में खानकाह की स्थापना की थी। ये संगीत को महत्व देते थे। इनका मानना था कि संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है दोस्तों। तो कौन हो जाएगा उत्तर? मुइनुद्दीन चिश्ती, ये ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। सिलसिला क्या होता है? सिलसिला शब्द सूफी संप्रदाय से संबंधित है। सिलसिला का अर्थ एक श्रृंखला जो गुरु तथा शिष्य के बीच एक सतत कड़ी की प्रतीक है। भारत के अंदर तथा बाहर सूफी संप्रदाय को सिलसिला के नाम से भी जाना जाता है। मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी दोस्तों?
किसके राज्यकाल में मुगल चित्रकला अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी दोस्तों, बता दीजिए। कौन था राजा जिसकी मुगल चित्रकला, बताइए दोस्तों, किसको चित्रकला सबसे ज्यादा पसंद थी मुगल शासकों में दोस्तों? मुगल चित्रकला जहांगीर को सबसे पसंद थी दोस्तों, जहांगीर। और जहांगीर के राज्यकाल में ये अपने पराकाष्ठा पर भी पहुंची थी। जहांगीर दोस्तों बहुत चित्रकला में रुचि लेता था और इससे प्रश्रय भी देता था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों 9वां का। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि, मनसबदारी प्रथा क्यों चालू की गई थी? सेना में भर्ती की जा सके, राजस्व संग्रह में सुविधा हो, धार्मिक सामंजस्य सुनिश्चित हो, साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। मनसबदारी व्यवस्था किसके लिए जो है खास तौर पर चालू की गई थी दोस्तों? 10वां का बताइए दोस्तों। मनसबदारी प्रथा दोस्तों 1575 में अस्तित्व में आई थी। मनसब्द शब्द का अर्थ होता है दोस्तों, अरबी भाषा में अर्थ पद होता है दोस्तों। मनसब का क्या अर्थ होता है? फारसी में पद होता है। अकबर द्वारा प्रारंभ की गई व्यवस्था में दिए गए पद को मनसब तथा प्राप्त करने वालों को मनसबदार कहा जाता था। तो साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके, इसके लिए दोस्तों ये पद था। मनसबदारी एक क्या था? पद था जो साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। तो 10वां का क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। मनसब शब्द अरबी भाषा का अर्थ पद होता था। निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित है? गुरु अमरदास, मीरी और पीरी, गुरु अर्जुन देव, आदि ग्रंथ, गुरु रामदास, दल खालसा, गुरु गोविंद सिंह, मनजी। कौन सब सही है दोस्तों? देखिए दोस्तों, गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ को 1604 ईस्वी में पूर्ण किया। तो गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ को 1604 ईस्वी में पूर्ण किया, समझ रहे हैं? तो इसका मतलब बी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, और सही पूछा था तो यही सही है दोस्तों। आगे का देखना चाहे तो देख सकते हैं दोस्तों, इसमें 5 सिख गुरुओं, 18 हिंदू भक्तों तथा संत कबीर, नामदेव आदि के उपदेशों को संकलित किया गया है। ठीक है, किसमें? आदि ग्रंथ में। मीरा और पीवी गुरु हरिगोविंद, मीरा और पीवी गुरु हरिगोविंद। ठीक। मनजी अमरदास, मनजी दोस्तों किसने लिखा? अमरदास ने। तथा दल खालसा गुरु गोविंद सिंह, दल खालसा गुरु गोविंद सिंह दोस्तों। और गुरु मीरी और पीरी दोस्तों गुरु हरगोविंद ने लिखा दोस्तों। मीरी और पीरी गुरु हरगोविंद। मनजी जो दोस्तों अमरदास, और दल खालसा दोस्तों गुरु गोविंद सिंह। तो इसका ऑप्शन बी सही है, गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ से संबंधित थे। अब देखिए, कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका की रचना किसने की थी दोस्तों? रसखान ने की थी दोस्तों। रसखान लगभग 1558 से 1628 हिंदी के कवि थे। ये मुस्लिम थे परंतु साथ ही भगवान श्री कृष्ण के भी अनुयायी थे। इन्होंने प्रेम वाटिका नामक काव्य की रचना की थी। प्रेम वाटिका अपनी शक्ति को सुमेलित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। बलबन ने कौन सा उपाधि धारण की? कैसरे हिंद दीने इलाही, तूतीये हिंद जिले इलाही। बलबन ने दोस्तों कौन सी उपाधि धारण की थी? 13वां का दोस्तों, बलबन ने जिले इलाही नामक उपाधि धारण की थी दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा 13वां का। तूतीय हिंद का संबंध अमीर खुसरो से है। तूतीय हिंद की का संबंध किससे? अमीर खुसरो को। कैसरे ए हिंद का संबंध महारानी विक्टोरिया से है। तथा दीन इलाही धर्म अकबर द्वारा परिवर्तित धर्म था। तो समझ में आ गया होगा। अकबर के शासन काल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था। सैनिक विभाग का प्रमुख किसको माना जाता था दोस्तों? अकबर में दीवान, मीर समन, मीर बख्शी। दोस्तों कौन सा होगा? 14वां का बताइए दोस्तों। 14वां का मीर बख्शी माना जाता था दोस्तों। मीर बख्शी को केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख माना जाता था। अकबर के शासनकाल के पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख मीर बख्शी था। मार के बख्श दे, मृत्यु को बख्श दे दोस्तों, याद कर लीजिए। मीर मतलब मारना, बख्शी मतलब बख्श दे।
तो सैनिक विभाग का प्रमुख जो होगा वही आपको या तो मार दे या तो बख्श दे। तो मीर बख्शी हो गया दोस्तों 14 का, अकबर के समय। इसका कार्य सैनिकों की भर्ती करना, हुलिया एवं दाग, शस्त्र रसद आदि की देखभाल करना, पदोन्नति एवं वेतन देना। सैनिक का जितना सब बनाना, सब वेतन सेतन, ये सब यही करता था मीर बख्शी। भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तन और सर्वप्रथम व्यक्ति ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती है। चिश्ती धर्म संघ ने अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्ती से लिया है। कौन सा ए और डी, ए बी कौन सही है बताइए दोस्तों? 15 का। देखिए दोस्तों ये सही है परंतु आप गलत है। भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म के प्रवर्तक और सर्वप्रथम व्यक्ति ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती है। मुइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी की सेना के साथ 1192 ईस्वी में भारत आए और अजमेर को अपना निवास स्थान बनाया। चिश्ती शब्द अफगानिस्तान के एक गांव चिश्त से लिया गया है दोस्तों, इसलिए कारण जो है गलत हो गया। अफगानिस्तान के एक गांव चिश्त से लिया गया है, न कि अजमेर से। और भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तन और सर्व प्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती हैं, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं थोड़ा थोड़ा टाइम दूंगा कि आप लोग भी इसमें करते रहें, ठीक है? मतलब ये न रहे मतलब जो है आपका रिवीजन ना हो, तुरंत बता देने से थोड़ा रिवीजन आपका नहीं हो पा रहा है ना, तो इसलिए हम थोड़ा टाइम देंगे दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों, भारत की 16 का, भारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं की कृतिकारों और उनकी कृतियों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सारला दास बंगाली, टिक्कर मराठी, कांसीराम उड़िया, पंपा कन्नड़। इसमें से एक सही है दोस्तों, उसी एक को हमें बताना है। 16 का दोस्तों। देखिए दोस्तों पंपा जो है, पंपा ने कन्नड़ भाषा में महाभारत का अनुवाद किया है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पंपा ने दोस्तों कन्नड़ भाषा में महाभारत का अनुवाद किया है। पंपा ने क्या किया है? कन्नड़ भाषा में महाभारत का अनुवाद किया है। 17वां देख लीजिए, जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है वह है। मध्यकालीन भारतीय लेखक पूछ रहा है जो अमेरिका की खोज किया। मलिक मोहम्मद, जायद रस खान, अमीर खुसरो, अबुल फजल कौन होगा दोस्तों? देखिए दोस्तों अबुल फजल ने कई ग्रंथ की रचना की तथा अमेरिका की खोज का भी उल्लेख किया है। किसने किया है? अबुल फजल ने दोस्तों कई ग्रंथों की रचना की, उसमें अमेरिका की खोज का भी वर्णन किया है। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था। विदेशी मामलों का जो देखरेख शिवाजी के अष्टप्रधान में जो करता था वह कौन था? पेशवा था, सचिव था, पंडित राव था, सुमंत था। कौन था दोस्तों? विदेशी मामलों की देखरेख करने वाला कौन था? बोलिए दोस्तों 18वां का। देखिए दोस्तों ये सुमंत था, सुमंत कौन था? सुमंत। सचिव पत्रकार विभाग की देखरेख करता था। सचिव जो है दोस्तों पत्राचार, पत्र के माध्यम से लेन देन मतलब सब लिखा जाता था ना, बातचीत किया जाता था, फोन तो था नहीं, तो ये पत्राचार विभाग की देखरेख करता था। पंडित राव जो पंडित हैं दोस्तों, तो पंडित लोग धार्मिक कार्य ही तो करेंगे, तो धार्मिक मामलों की छत्रपति का प्रमुख सलाहकार थे। तथा पेशवा मुख्यमंत्री होता था जो प्रशासन के निरीक्षण का कार्य करता था। पेशवा क्या होता था? मुख्यमंत्री, जो प्रशासन के निरीक्षण का कार्य करता था। सुमंत विदेशी मामलों की देखरेख करता था। दोस्तों आप लोग कभी कभी देखे भी होंगे टीवी सीरियल में, सुमंत जो होता है वो जो है डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वो विदेशी मामलों की देखरेख करता है। कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से, मध्यवर्ती राज्य क्षेत्रों की दृष्टि से, संचार व्यवस्था के दृष्टिकोण से, सामरिक महत्व के केंद्र की दृष्टिकोण से। कंधार किस लिए दोस्तों महत्वपूर्ण था? प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टिकोण से। मध्यवर्ती प्राकृतिक संसाधन तो बहुत थे मुगलों के लिए, ऐसा कुछ तो था नहीं। मध्यवर्ती राज्यों क्षेत्रों के दृष्टिकोण से, संचार व्यवस्था, सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। बताइए दोस्तों 19 का। देखिए दोस्तों ये सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से, सामरिक मतलब बहुत सारा जो है इससे लाभ लिया जा सकता था, समझ रहे हैं ना, गुप्त सूचना निकालना, कंधार जो है, ठीक है। तो देख लीजिए दोस्तों शाहजहां ने 1638 ईस्वी में
ईरानियों से कंधार वापस प्राप्त कर लिया था, ईरानियों से 1638 में शाहजहां ने, परंतु 1649 में पुनः खो दिया। कंधार मुगल साम्राज्य का महत्वपूर्ण सामरिक केंद्र था दोस्तों। अगला, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था अभिजात वर्ग को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान, वेतन के बदले में निर्धारित माल गुजारी, इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि, कृषकों से की जाने वाली गैर कानूनी जबरन वसूली। फवाजिल क्या था दोस्तों? फवाजिल विस्मय को बताइए दोस्तों, फवाजिल क्या था? दोस्तों ये इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि थी, इक़्तिदारों द्वारा। दोस्तों इसके बारे में देख लीजिए क्या होता है। इक़्ता पाने वाला व्यक्ति सुल्तान की सेवा के लिए एक निश्चित संख्या में सैनिक रखता था, ठीक, तथा राजस्व की वसूली करता था। वह सैनिकों का वेतन और अपना खर्च काट कर शेष सुल्तान को भेज देता था, जिसे फजाविल कहा जाता था। देखिए दोस्तों, राजा के नीचे ना एक सामंत टाइप के होते थे, वो जो है अपना सैनिक रखते थे, किसानों से टैक्स लेते थे, कर वसूलते थे, और अपना सैनिक का वेतन वतन देने के बाद कुछ जो पैसा बच जाता था वो राजा के लिए क्या कर देते थे, भेज देते थे। उसे ही क्या बोला जाता था? फजाविल बोला जाता था दोस्तों। पश्चिम एशिया में इक़्ता प्रणाली का विकास हुआ था। इस प्रणाली में एक तुर्क प्रमुख को कुछ भूखंड आवंटित किए जाते था, कुछ जमीन दे दिया जाता था, जिसके फलस्वरूप वह राज्य के लिए भू राजस्व तथा कर एकत्र करता था। इसके बदले में उसे शासन की सेवा के लिए एक सैन्य टुकड़ी रखनी पड़ती थी। अगला दोस्तों, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वह था इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी। भारत में नहरों का जाल का निर्माण किसने किया दोस्तों? 21 का बताइए, इन्हीं में से बताना है। फिरोज शाह तुगलक ने बड़ी संख्या में नहरों का निर्माण व पुनर्निर्माण कराया था दोस्तों। फिरोज शाह तुगलक, सी ऑप्शन हो जाएगा, सी। आगे देखिए, प्रारंभ में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था। प्रारंभ में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रारंभ था। अग्रणीय सैनिक नायकों के बीच देश को इक्ता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया था। अग्रणीय सैनिक नायकों के बीच देश को इक्ता रूप में खंड में विभाजित कर दिया गया था। बताइए दोस्तों, ये सही है कि प्रारंभ में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था। कारण दिया है, अग्रणीय सैनिक नायकों के बीच देश को इक्ता के रूप में खंड में विभाजित किया गया था। 22वां का बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, इक्ता जमीन का एक भाग था जो सुल्तान द्वारा सेना प्रमुख को सैनिक टुकड़ी के रख रखाव हेतु दिया जाता था। तो इसमें बस ए और आर दोनों सही है दोस्तों। अग्रणीय सैनिक नायकों के बीच देश को इक्ता के रूप में क्या किया जाता था? विभाजित कर दिया जाता था। तो कथन भी सही है दोस्तों, कारण भी सही है, और कारण जो है कथन का सही व्याख्या भी करता है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। 23वां का दोस्तों, शाहजहां के शासनकाल में दारा सिकोह को बल्ख, बदख्शा और कंधार के अभियान पर भेजा गया था। शाहजहां द्वारा मध्य पूर्व को भेजा गया अभियान अद्भुत रूप से सफल रहा। बताइए दोस्तों, शाहजहां के शासनकाल में दारा सिकोह को बल्ख, बदख्शा और कंधार के अभियान पर भेजा गया था। शाहजहां द्वारा मध्य पूर्व को भेजा गया अभियान अद्भुत रूप से सफल रहा था। बताइए दोस्तों, 23 का क्या होगा? शाहजहां के शासनकाल में दारा सिकोह को बल्ख, बदख्शा और कंधार के अभियान पर भेजा गया था। बिल्कुल सही है दोस्तों, लेकिन आप गलत है। शाहजहां द्वारा मध्य पूर्व को भेजा गया अभियान अद्भुत रूप से सफल नहीं रहा दोस्तों। तो शाहजहां के शासनकाल में दारा सिकोह को बल्ख, बदख्शा और कंधार के अभियान पर भेजा गया था, ये सही है। 24 का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आदि में घुड़सवार सिपाही थे जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया। सम्राट ही उनका आसन्न कर्नल था, जिन्होंने अपनी को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया। इन कथनों में से कौन सही है दोस्तों? आदि में घुड़सवार सिपाही थे, आदि में घुड़सवार सिपाही थे, वो क्या थे दोस्तों?
देखिए दोस्तों, ये जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की थी, सही है। जिन्होंने किसी सरकार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया था, सम्राट ही जिनका आसन्न कर्नल था। यहाँ 1 2 3 सही है दोस्तों। जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया, इन कथाओं में से वो गलत हो जाएगा दोस्तों। तो 1 2 3 सही हो जाएगा दोस्तों। 1 और 2 और 3 सही हो जाएगा। 1 2 3 सही हो जाएगा दोस्तों। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए दोस्तों। आदि वे घुड़सवार सैनिक थे जो सीधे मुगल शासक की सेवा में थे। ये किसी मनसबदार के सैनिक नहीं होते थे, सीधा मुगल शासक के। इनकी नियुक्ति स्वयं मुगल शासक करते थे। इन्हें अत्यंत ऊंचा वेतन दिया जाता था दोस्तों। आदि में घुड़सवार सिपाहियों को अत्यंत ऊंचा वेतन दिया जाता था। अगला आ जाइए दोस्तों। सही कालानुक्रम जिसमें निर्माण हुआ, निर्माण जो है सही कालानुक्रम, तुगलकाबाद किला, कुतुब मीनार, लोधी गार्डन, फतेहपुर सिकरी। तो देखिए दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था 1192 ईस्वी में। कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। उसके बाद दोस्तों लोधी गार्डन का निर्माण हुआ था 1517 ईस्वी में। फिर कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था दोस्तों, अरे तुगलकाबाद, चलिए कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था दोस्तों 1192 में, बताई थी। तुगलकाबाद किला का निर्माण हुआ था दोस्तों 1321 से 25 के बीच, और फतेहपुर सिकरी का 1569 ईस्वी में। तो सबसे पहले दोस्तों कुतुब मीनार 1192 में, दूसरा तुगलकाबाद किला 1321 से 25 के बीच, लोधी गार्डन 1517 में, और फतेहपुर सिकरी 1569 में। तो इस प्रकार बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। 3 1 2 4 ये अभी मिलान करना है दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? नादिर का दिल्ली पर कब्जा कब हुआ? शिवाजी का देहांत कब हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी की अधिकार पत्र प्रदान किया जाना? अकबर का राज्यारोहण। हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों सब लोगों को पता ही होगा। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में राजस्थान के हल्दी नामक स्थान पर मुगलों व मेवाड़ की सेना के बीच लड़ा गया। कहाँ लड़ा गया दोस्तों? राजस्थान में मुगलों व मेवाड़ की सेना के बीच लड़ा गया था 1576 ईस्वी में। 1576 ईस्वी दिया ही नहीं है, ठीक है। ये अकबर के सेनापति राजा मान सिंह की मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह के खिलाफ निश्चित जीत थी। मान सिंह जीत गए। अकबर का राज्यारोहण दोस्तों 1556 ईस्वी में हुआ था, 14 वर्ष की आयु में, कालानौर नामक स्थान पर दोस्तों, कालानौर नामक स्थान पर। देखिए दोस्तों 1556 ईस्वी में अकबर का राज्यारोहण, 1 का 5 हो जाएगा दोस्तों। 1600 ईस्वी में दोस्तों हुआ था क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार पत्र प्रदान किया गया, सबको मालूम होगा। इसके बाद दोस्तों 1686 ईस्वी में हुआ था शिवाजी का देहांत, 1686 में। और इसके बाद 1739 ईस्वी में हुआ था दोस्तों नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा, 1739 ईस्वी में। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। दिए गए मानचित्र में छायांकित भाग एक कालावधि विशेष में अकबर के साम्राज्य को दर्शाता है। अकबर का साम्राज्य मतलब एक समय अकबर का साम्राज्य इतना था। ये स्वतंत्र देश का परिचायक है, ये जो है। और बी एक नगर की स्थिति दिखाता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस सही जानकारी देता है दोस्तों? कब ये हुआ था? 1605, 1556 में तो अकबर गद्दी पर बैठा दोस्तों। अकबर गोलाकुंडा ए को बोल रहा है कि 1557 में अकबर गोलाकुंडा, ए को गोलकंडा, बी को लाहौर, ए को खानादेश, बी को मुल्तान, ए को गोंडवाना, बी को मुल्तान। गोंडवाना लाहौर कौन होगा दोस्तों बताइए? 27 का। मानचित्र में दर्शाया गया छायांकित भाग अकबर की मृत्यु के समय 1605 के साम्राज्य को दर्शाता है दोस्तों। जब अकबर का मृत्यु हुआ 1605 ईस्वी में, इतना अकबर का ये क्षेत्र था। तो हो जाएगा
गोंडवाना, ये गोंडवाना और बी लाहौर। काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था। काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था दोस्तों काव्य में। कौन व्यक्ति थे? अमीर खुसरो, 1253 से 1325 ईस्वी तक। एक फारसी कवि थे दोस्तों अमीर खुसरो, जो दिल्ली सल्तनत के शासन से संबंध रखते थे। उन्होंने अरबी तथा फारसी में कविताएं लिखी तथा उर्दू भाषा का प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, दिए गए मानचित्र किस लोदी सुल्तान से संबंधित है और मानचित्र ए से चिन्हित स्थान किस नगर को निरूपित करता है। ए से जो चिन्हित स्थान है दोस्तों वो किस नगर को निरूपित करता है दोस्तों? ये रहा है, ये दोस्तों दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, ये है दोस्तों। ये किसको जो है चिन्हित करता है? सुल्तान से संबंधित है। दिया गया मानचित्र किस सुल्तान से संबंधित है और मानचित्र ए में चिन्हित किया गया नगर को निरूपित करता है। कौन सा नगर? बहलोल लोदी जौनपुर। देखिए दोस्तों, ये यूपी का क्षेत्र है, ये आएगा। इब्राहिम लोदी जौनपुर, सिकंदर लोदी अलीगढ़, इब्राहिम लोदी अलीगढ़। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन होगा? किस लोदी सुल्तान को जो है संबंधित है दोस्तों? कौन सा लोदी सुल्तान यहाँ तक आ गया था दोस्तों? 29 का बताइए। इसका दोस्तों बहलोल लोदी जौनपुर से संबंधित है। बहलोल लोदी ने 1479 में जौनपुर के हुसैन शाह सकी को हराया था। समझ रहे हैं दोस्तों? तो ये बहलोल लोदी जौनपुर से संबंधित है। 29 के बाद दोस्तों खत्म। अगला क्वेश्चन आते हैं। घबराना नहीं है दोस्तों, आराम से पढ़ना है। यूपीएससी में घबराने का कोई मतलब ही नहीं। अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन दिया है, कथन दिया है, अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों को रख रखाव करनी पड़ती थी। घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। अभी तो हम मनसबदारों के बारे में पढ़े हैं दोस्तों। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों को 20 घोड़े की रख रखाव करनी पड़ती थी। 10 सैनिक के लिए 20 घोड़े। घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। बताइए दोस्तों 30 का क्या होगा? देखिए दोस्तों दोनों सही है। अकबर के समय प्रत्येक मनसबदार को 10 घुड़सवार और 20 घोड़े रखने पड़ते थे क्योंकि युद्ध के समय घोड़ों को बदलना आवश्यक था। तो ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर करता है, तो इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, दक्षिण भारत में उससे संगत एक विशेषता यह मिलती है कि बड़े साम्राज्य की अपेक्षा छोटे क्षेत्रीय राज्य विकसित हुए। इसका कारण था दोस्तों, दक्षिण भारत में बहुत छोटे छोटे राज्य विकसित हुए थे, आप भी जान रहे हैं। तो इसका कारण था लोहा जैसे खनिजों का अभाव था, सामाजिक संरचना में अनेकानेक विभिन्न विभाजन था, विशाल उपजाऊ भूमि क्षेत्रों का अभाव था, जनशक्ति का अभाव था। बताइए दोस्तों 31 का। दोस्तों विशाल उपजाऊ भूमि क्षेत्रों का अभाव था, इसलिए छोटे छोटे जगहों पर राज्य उभरे। दक्षिण भारत के इतिहास में उसके संगत एक विशेषता यह मिलती है कि बड़े साम्राज्यों की अपेक्षा छोटे क्षेत्रीय राज्य विकसित हुए। इसका कारण दक्षिण भारत में विशाल उपजाऊ भूमि क्षेत्रों का क्या था? अभाव था। सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। आज इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अगला, राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिले और प्रजा को अपने राजा से। किसके निधन पर बदायूं ने इस प्रकार टिप्पणी की थी? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। बदायूनी ने दोस्तों किस समय ये कहा कि राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपनी राजा से। किसकी मृत्यु पर उसने कहा था दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर 1351 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक चचेरा भाई उत्तराधिकारी बना था। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन बनेगा दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक बना और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर बदायूनी ने कहा था कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को राजा से। ठीक। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
ठीक है, विचार कीजिए। जैन उल आबदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में शामिल है। जैन उल आबदीन आबिदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषताओं में शामिल है। जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में शामिल है बुर्ज, बौद्ध पंगोडाओं से समानता, फारसी शैली। उपयुक्त में से कौन से कथन सही? मतलब कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता किसमें और दिखती है, ये पूछा है दोस्तों। किसमें और दिखती है? तो दोस्तों इसमें दिखती है एक और दो, बुर्ज में और बौद्ध पंगोडाओं से समानता थी दोस्तों। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं दोस्तों। जामा मस्जिद भारत के श्रीनगर श्रीनगर या जम्मू कश्मीर में है। श्रीनगर की जामा मस्जिद पुराने शहरों के मध्य नौहत्या में स्थित है। इसका निर्माण 1400 ईसा पूर्व में सुल्तान सिकंदर ने कराया था। बाद में उसके पुत्र कश्मीर के शासक जैन उल आबदीन ने इसका विस्तार किया था दोस्तों। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। बुर्ज और बौद्ध पेगोडाओं से समानता रखती है। निम्नलिखित कथनों या युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? गलत है दोस्तों। जहांगीर के शासनकाल में कौन आया था? विलियम हॉकिंस, अकबर के सर थॉमस रो, शाहजहां के टैवर्नियर और औरंगजेब के समय में मनुची। कौन इसमें दोस्तों गलत है वो पूछा है, गलत पूछा है 34 का। देखिए दोस्तों, सर थॉमस रो जो है 1615 से 1619 तक भारत में रहा। ये जहांगीर के दरबार में आया। थॉमस रो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था। जहांगीर ने इसे खान की उपाधि से भी सम्मानित किया था। तो दोस्तों अकबर के समय नहीं आया था, ये जहांगीर के समय आया था सर थॉमस रो। समझ रहे? इसको जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी दोस्तों। इसकी उपाधि मिली थी दोस्तों खान की उपाधि दिया था। बाकी दोस्तों सही है। जहांगीर के समय विलियम हॉकिंस आया था। शाहजहां के समय टैवर्नियर आया था। औरंगजेब के समय दोस्तों औरंगजेब के समय मनुची आया था। तो बाकी सही है दोस्तों, यही गलत था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर निकालिए। देखिए दोस्तों, जमींदारी प्रणाली, रैयतवाड़ी प्रणाली, महालवाड़ी प्रणाली, जमींदारी प्रणाली, ये सबको जागीरदारी प्रणाली, ये सब जान गए तो ये सब उत्तर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। समझ रहे हैं? तो पहले हम ये जान लेते हैं दोस्तों, बाकी आप पढ़ के देख सकते हैं। बड़े सामंतों को आवंटित भूमि, बड़े सामंत को जो भूमि आमंत्रित की जाती थी उसको क्या बोलते थे? महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, जागीरदारी प्रणाली। मालगुजारी के इजाजदारों अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि, उप किराएदारों पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि। और ग्राम स्तर पर दी गई भूमि, राजस्व बंदोबस्त। यही है दोस्तों, बाकी आप लोगों को बताना है। बताइए दोस्तों, 35 का बताइए। देखिए दोस्तों, इसमें मालवाड़ी व्यवस्था में जमींदारों द्वारा व्यवस्था किया जाता था। मालवाड़ी व्यवस्था में जमींदारों द्वारा व्यवस्था किया जाता था। इसके बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था में सरकार व रैयतों के बीच सीधा संबंध था। सीधा जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था में सीधा जो है टैक्स सरकार को, मालगुजारी ज्यादा था तो सीधा सरकार को दिया जाता था। ठीक। और जमींदारी व्यवस्था में जमीन राजस्व संग्रह करने वाले किसानों को था दोस्तों। तो इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसका। जमींदारी व्यवस्था में दोस्तों जमीन राजस्व संग्रह करने वाले किसानों को दी जाती थी। जमीन और राजस्व संग्रह करने वाले किसानों को दी जाती थी। ठीक। यही था दोस्तों, बाकी मिलान कर लीजिएगा दोस्तों। ए का 1
ए का 1 हो जाएगा दोस्तों, बी का 4 2 3। देखिए दोस्तों पहला ए का क्या हो जाएगा, बड़े सामंतों को आवंटित भूमि, बड़े जो सामंत थे उनको जो आवंटित भूमि होती थी उसे जागीरदारी प्रणाली कहा जाता था दोस्तों। और मालगुजारी के इजारेदारों अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि को बोलते थे दोस्तों जमींदारी प्रणाली। उप उप किराएदारी पर देने अथवा गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि को दोस्तों बोला जाता था रैयतवाड़ी प्रणाली। सीधा अपना हक है, या मन जो मन बेचो, खरीदो, लोन लो, ठीक। ग्राम स्तर पर दी गई भू राजस्व बंदोबस्ती को महलवाड़ी प्रणाली, मोहल्ले मोहल्ला बोलते हैं ना, उसी तरीके से रैयतवाड़ी में दोस्तों सीधा किसान टैक्स सरकार को देते थे, ठीक है। महलवाड़ी जमींदारी द्वारा व्यवस्था थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था तो जानी गए, जमींदारी में दोस्तों जमीन राजस्व संग्रह करने वाले किसान को दी जाती थी जो पैसा जुटाता था, ठीक। यही था दोस्तों, अगला आ जाइए। मुझे दोस्तों 2 मिनट। चलिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन 36। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया था दोस्तों। 36 का बताइए, 36 का। संभाजी के बाद दोस्तों राजा राम बालाजी विश्वनाथ दोस्तों। देखिए दोस्तों संभाजी का कार्यकाल था 1680 से 79 के बाद राजा राम, फिर शिवाजी द्वितीय व ताराबाई तथा साहू जी गद्दी पर आसीन हुए। बालाजी विश्वनाथ ने साहू जी की जीत के समय महत्वपूर्ण योगदान दिया और इस जीत से समस्त मराठे सरदार साहू के पक्ष में हो गए। समझ रहे हैं दोस्तों, तो इसलिए बालाजी विश्वनाथ हो जाएगा। अब दिए गए मानचित्र को देखिए दोस्तों, अब ये दो है जो रंगा गया है उसी को बताना है दोस्तों। 1601 ईस्वी में खानादेश विजय के समय अकबर का राज्य था। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के समय उसका राज्य था। हैदराबाद विजय के समय औरंगजेब का राज्य था। 1607 में औरंगजेब की मृत्यु के समय उसका राज्य था। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 37 का बताइए। दिया गया मानचित्र 1601 ईस्वी में खानादेश विजय के बाद अकबर के राज्य को निर्दिष्ट करता है दोस्तों। किसको, अकबर के राज्य को। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा। 1601 ईस्वी में खानादेश विजय के समय अकबर के राज्य को निरूपित करता है, अकबर के राज्य को। अगला देखिए दोस्तों, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, घटना कब कौन हुई। विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल, कुतुब मीनार का निर्माण, पुर्तगालियों का भारत में आगमन 1400 और फिरोज तुगलक की मृत्यु। बताइए दोस्तों कौन सी घटना कब हुई। देखिए दोस्तों आपको पुर्तगालियों का आगमन तो पता होगा, 1498 में आए थे। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु का तो नहीं अंदाजा होगा, 1388 में हुआ था दोस्तों। विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासन 1509 से 30 तक था और कुतुब मीनार का निर्माण 1206 से 10 ईस्वी में हुआ। इस प्रकार दोस्तों आप देखिएगा तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पहले पुर्तगाली कुतुब मीनार का निर्माण हुआ। कुतुब मीनार का निर्माण 1206 से 1210 ईस्वी में हुआ। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में हुई। 1388 के बाद पुर्तगाली आ जाए 1498 में, और फिर 1509 से 1530 तक विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासन था। तो इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। अगला मिलान करना है दोस्तों, इक्ता, जागीर, अमरम, मोकस। मोकस दोस्तों क्या था, दिल्ली के सुल्तान, मराठे, मुगल, विजयनगर किससे संबंधित है दोस्तों। इक्ता तो आप लोगों को पता ही होगा। इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी। इक्ता दोस्तों किससे था, मराठों से तो था नहीं, दिल्ली के सुल्तान या मुगल, इन्हीं में से दोनों में से होगा दोस्तों। तो इक्ता का संबंध दोस्तों दिल्ली के सुल्तान से था। और जागीर दोस्तों मुगल के काल में आया था। जागीर
अमरम दोस्तों जो है विजयनगर से संबंधित था, मोकस मराठों से संबंधित था। तो इक्ता दिल्ली के सुल्तान से, जागीर जो है मुगल से, अमरम जो है अमरम जो है विजयनगर से, और मोकस जो है मराठे से संबंधित था। तो मिलान कर लीजिएगा। इसमें निम्नलिखित मुगल, चलिए देखिए दोस्तों, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्म निरपेक्षता सेक्युलरिज्म में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? कौन धर्म निरपेक्ष मुस्लिम शासक था दोस्तों, जिसे जो है उसकी जनता जो है जगत गुरु कहकर पुकारती थी दोस्तों? हुसैन शाह, इब्राहिम आदिल शाह, जैन उल आबदीन, महमूद द्वितीय। बताइए दोस्तों 40 का क्या होगा? दोस्तों इब्राहिम आदिल शाह का शासन 1556 से 1627 ईस्वी तक था। ये बीजापुर सल्तनत का शासक था। इनको प्रजा जगत गुरु कहकर पुकार थी। इब्राहिम आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों 40 का। लिंगराज मंदिर निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है दोस्तों? ये तो पता होगा सबको, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, बीजापुर, कोलकाता, श्रवण बेलगोला बेलगोला। कौन होगा दोस्तों 41 का? लिंगराज मंदिर का निर्माण उड़ीसा के शासक यायाति केसरी द्वारा कराया गया था। यह भुवनेश्वर में स्थित है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है, यायाति शासक द्वारा कराया गया था। अब दोस्तों भक्ति, संगीत और व्यवसाय, मतलब कौन सा भक्ति? कबीर क्या थे दोस्तों? दर्जी थे, मोची थे, जुला थे। रविदास तो पता होगा सबको, मोची थे। मोची जो है रविदास थे, सी का। और कबीर दोस्तों क्या थे? जुलाहे थे, सबको पता ही होगा। नामदेव क्या थे दोस्तों? नामदेव। दर्जी थे दोस्तों नामदेव। और सेना जो है नाई थे, सेना जो है नाई थे दोस्तों। बाकी जो भी हो मिला दीजिएगा दोस्तों, मेन तो हम काम करिए दे रहे हैं, मिलान तो कर लीजिएगा। इसके बाद अगला आ जाइए दोस्तों, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। बलबन के शासनकाल में। मंगोलों ने कब आक्रमण किया? फिरोज शाह तुगलक तो बाद में आया। इल्तुतमिश के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने आक्रमण किसके शासनकाल में किया था दोस्तों? 43 का बताइए। चंगेज खान की मृत्यु दोस्तों कब हुई थी? 1227 ईस्वी के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण इल्तुतमिश 1211 से 36 तक के शासनकाल में किया था, परंतु वह भारत के अंदर तक नहीं आया क्योंकि इल्तुतमिश ने ख्वारिज्म के शाह को शरण देने से इनकार कर दिया था, जिसका पीछा चंगेज खान कर रहा था दोस्तों। तो कौन हो जाएगा इसमें? इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान ने के अधीन मंगोलों ने क्या किया था? आक्रमण किया था। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसे बाबुल मक्का, मक्का द्वार कहा जाता है? काबुल मक्का द्वार होना चाहिए यार। 44 का बताइए दोस्तों। मुगल काल में सूरत बंदरगाह को मक्का द्वार कहा जाता था क्योंकि मक्का की तीर्थ यात्रा सूरत से प्रारंभ होती थी। सूरत से प्रारंभ होती थी मक्का की तीर्थ यात्रा, इसलिए मक्का को क्या मक्का द्वार बोला जाता था। तो सी ऑप्शन, डी ऑप्शन हो जाएगा। अब बताइए दोस्तों, बढ़िया बढ़िया अच्छा प्रश्न आ गया। दीवाने बंदगानी, दीवाने मुस्तक राज, दीवाने कोई, दीवान ए अर्ज। अर्ज कहाँ करेंगे आप? बलवान व्यक्ति के सामने ही तो अर्ज किया। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? सही बताना है दोस्तों। 45 का सुमेलित बताना। देखिए दोस्तों, अर्ज जो है किसके पास करेंगे? बलवान व्यक्ति के पास, मतलब बलबन के पास था। दीवान अर्ज किसके समय था? बलबन के समय था। कोई दोस्तों, कोई जो है दीवान कोई जो है कृषि विभाग से संबंधित था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में था। दीवान मुस्त खराज दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी, खराज अलाउद्दीन खिलजी भू राजस्व से संबंधित था।
दीवान बंदगाह, गुलामों का बंदगाह, बंद करके रखना, किसको? गुलाम को, फिरोज शाह तुगलक के समय। तो ए ऑप्शन दोस्तों गलत है। दीवान बंदगाह जो है फिरोज शाह तुगलक के समय था दोस्तों। अब कौन सी सही सुमेलित है? सही दोस्तों वही है, ये ऑप्शन दीवान बंदगानी जो दोस्तों, बंदगानी जो है फिरोज शाह तुगलक के समय था। तो ये ऑप्शन सही है दोस्तों। बाकी हमने बता दिया दोस्तों, दीवान ए अब्ज जो है बलबन के समय था, ये सैन्य विभाग था दोस्तों। दीवान ए अब्ज जो है बलबन के समय सैन्य विभाग था। दीवान कोई कृषि विभाग था मोहम्मद बिन तुगलक के समय। दीवान मुस्तखराज जो दोस्तों भू राजस्व विभाग था अलाउद्दीन खिलजी के समय। और दीवान बंदगान दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के समय गुलाम का विभाग था। आइए दोस्तों, ये आप सही स्पष्टीकरण यही करना ही तो आप जान ही रहे हैं। हम सीधा प्रश्न में आते हैं। कथन दिया है खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था। बताइए दोस्तों क्या होगा 46 का? खानवा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। बाबर द्वारा राणा सांगा पराजित हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी को पराजित किया गया था दोस्तों। तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आगे का सही स्पष्टीकरण करता है दोस्तों। खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक था। बिल्कुल दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ और खानवा का युद्ध 1527 में हुआ, तो निर्णायक तो होगा ही ना। बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। बाबर जो है 4 युद्ध लड़ा, 4 जीता था दोस्तों। राणा सांगा को हराया दिया था और पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया था। दूसरा, राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था। बिल्कुल, इसको जीतना इतना आसान नहीं था। निम्नलिखित में चित्र में दिखाया गया है दोस्तों, ठीक है। काबुल, बलूचिस्तान, अरब सागर, बीजापुर, गोलकुंडा, बंगाल की खाड़ी, ठीक। इसमें पूछा क्या है दोस्तों? प्रश्न दिए गए मानचित्र का छायाचित्र क्षेत्र दिखता है। किसका ये जो छायाचित्र है, ये कौन सा व्यक्ति था जो इतना कब्जा कर रहा था या इतना पर राज कर रहा था? मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य, शाहजहां का साम्राज्य, औरंगजेब का साम्राज्य। इतना कब्जा करना आसान बात नहीं है दोस्तों। कोई धुरंधर खुखारी व्यक्ति इसको कब्जा कर सकता है या जो है बुद्धिमान। बताइए दोस्तों 47 का हमने हिंट दे दिया है दोस्तों, बाकी आपको देखना है दोस्तों। शाहजहां का साम्राज्य दिखाता है। बीजापुर व गोलकुंडा को औरंगजेब ने जीत लिया था। औरंगजेब तो इससे भी खतरनाक था दोस्तों, ये शाहजहां का। अब बीजापुर जो है या गोलकुंडा, इनको औरंगजेब ने इनको भी जीत लिया था दोस्तों। तो बीजापुर गोलकुंडा को दिखा दे तो सब औरंगजेब का हो जाएगा, लेकिन अभी शाहजहां ने यहाँ तक कब्जा करके ही छोड़ा था। तो औरंगजेब भी कोई खास महानता हासिल नहीं किया है, बस 2 ही तो क्षेत्र बढ़ा पाया है, बीजापुर और गोलकुंडा। ये बीजापुर इतना है, गोलकुंडा इतना है दोस्तों। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग किया? किस संत ने, भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग किया दोस्तों? बताइए। रामानंद ने दोस्तों, रामानंद 1360 से 1470 ईस्वी तक लमसम 90 वर्ष रहा भाई, 90 वर्षीय रहे। 1360 से 1470, 1460, 110 वर्ष पहले भक्ति संत थे, ठीक, जिन्होंने अपने संदेश का प्रचार प्रसार हिंदी में किया। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय भी इन्हीं को है। सतीश चंद्रा से पूछा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 45 तो हो ही गया, 49 देखते हैं। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आविज विभाग स्थापित किया। बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसका चाचा बैठा।
फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। कौन सा कथन एक सही है मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में? 49। फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों के लिए एक विभाग दीवान बंदगान की स्थापना की थी। डी ऑप्शन सही है दोस्तों। फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों के लिए एक विभाग दीवान बंदगान की शुरुआत की थी दोस्तों। दीवान बंदगान की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा। सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े को दागने तथा सैनिक का हुलिया लिखने की प्रथा का प्रारंभ किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे देखते हैं दोस्तों, शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य था। शाहजहां का जो बल्ख अभियान था उसका उद्देश्य क्या था? काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्श में एक मित्र शासक को लाना, मुगलों की मातृभूमि समरकंद और फरकाना को जीतना। शाहजहां का बल्ख अभियान का उद्देश्य क्या था दोस्तों? मुगल साम्राज्य का विस्तार उपमहाद्वीप से आगे तक करना। मुगल सीमा को वैज्ञानिक पद्धति अमुदारिया पर निर्धारित करना। शाहजहां का बल्ख अभियान दोस्तों क्या था? शाहजहां के बल्ख व बदख्शा में मित्र शासक को गद्दी पर बैठाना ताकि वहां के कबीलाई विद्रोहों पर नियंत्रण रखा जा सके दोस्तों। तो मित्र शासक को गद्दी पर बैठाना था। काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बगदखा में एक मित्र शासक को गद्दी पर बैठाना जहां वह कबीलाई विद्रोहियों को दबा सके। आगे, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्षों तक स्वर्ग द्वारी नामक शिविर में रहा। उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मर गए। बताइए दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? 51 का। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दुर्भिक्षा के कारण दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों में काफी संख्या में मानव और पशु मारे गए, जिससे महामारी फैल गई। अतः इससे बचने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली छोड़ दी और 2 वर्षों तक कन्नौज के निकट स्वर्ग द्वारी नामक शिविर में रहा दोस्तों। तो हाँ, उस समय तो दोनों सही है दोस्तों, ये और सही है, आर्य की सही स्पष्टीकरण व्याख्या भी करता है दोस्तों। सतीश चंद्र से दोस्तों बहुत क्वेश्चन पूछ दिया है मध्यकालीन भारत में। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत के शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत के शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। मुस्लिम धर्मत्व की उपेक्षा की जाती थी। सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं के भी नियम बनाए दिए थे। गैर मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता दे दी गई थी। क्यों जो है बर्नी जो है दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत के शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना दोस्तों? क्यों बर्नी ने क्यों नहीं माना? तो दोस्तों इसका सुल्तानों ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं के भी नियम बना दिए थे, इसलिए उसने नहीं माना। समझ रहे हैं? जियाउद्दीन बर्नी मोहम्मद तुगलक व फिरोज शाह तुगलक का समकालीन था। इसने तारीख फिरोज शाही फतवा जहांदारी की रचना की। बर्नी ने भारत के शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं के भी नियम बना दिए थे। भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शेख अहमद सरहिंदी इब्राहिम लोदी का समकालीन था। शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। औरंगजेब शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था। भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शेख नियामतुल्ला और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू की गई थी। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है? 53 का बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों दूसरा ऑप्शन सही है। शेख नसरुद्दीन चिराग देहलवी शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। और ये चौथा ऑप्शन, भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शेख नियामतुल्ला और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू की गई थी। तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 53 का डी। अब इसके बारे में देख लीजिए दोस्तों। नक्शबंदी संप्रदाय के सूफी संत शेख अहमद सरहिंदी अकबर व जहांगीर के समकालीन थे। कादरी संप्रदाय को भारत में प्रथम बार शेख निजामतुल्ला
तथा मखदूम मोहम्मद जिलानी ने लाया था दोस्तों। तो इसलिए ऑप्शन डी सही है दोस्तों। पहला ऑप्शन शेख अहमदी सब हिंद इब्राहिम लोदी का समकालीन था। नहीं दोस्तों, इब्राहिम लोदी के समकालीन नहीं थे, फिरोज शाह के समकालीन थे दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह के। और तीसरा औरंगजेब शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था। नहीं दोस्तों, ये भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी 54 का दोस्तों। अभी आप वही ये आर कथन देंगे और कथन कारण वाला सवाल है दोस्तों। पहला क्या दिया है, सम्राट अकबर ने 1581 ईस्वी में विशाल सेना सहित अफगानिस्तान की ओर कूच किया। कारण वे मध्य एशिया में अपने पैतृक देश फरगान को वापस प्राप्त करने के लिए अग्रसर थे। बताइए दोस्तों क्या है, कथन और कारण दोनों सही है, व्याख्या करता है नहीं करता है, बताइए। ये सत्य है दोस्तों। अकबर ने काबुल जीतकर साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से अफगानिस्तान की ओर सैनिक अभियान किया, परंतु कारण आर गलत है, क्योंकि उद्देश्य अपने पैतृक देश फरगान को वापस प्राप्त करना नहीं था दोस्तों। तो कारण गलत है दोस्तों, बस एक कथन सही है। सम्राट अकबर ने 1581 ईस्वी में विशाल सेना सहित अफगानिस्तान की ओर कूच किया, लेकिन पैतृक संपत्ति का कोई मामला नहीं था दोस्तों। तो सम्राट अकबर ने 1581 ईस्वी में विशाल सेना सहित अफगानिस्तान की ओर कूच किया। अगला, शाह आलम द्वितीय ने साम्राज्य में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किया। उत्तर पश्चिम सीमांत में विदेशी आक्रमण का भय लगा रहता था। शाह आलम द्वितीय ने, बताइए दोस्तों 55 का। देखिए दोस्तों, शाह आलम द्वितीय गद्दी पर बैठने के बाद अपने वजीर नजीम खान रोहिल्ला के डर से प्रारंभ में अपनी राजधानी से दूर अन्य जगह पर रहा। नजीब खान की स्थिति इस समय तक अत्यंत मजबूत थी। तो दोस्तों इसमें भी कथन ये सही है, आप जो है गलत है। उत्तर पश्चिम सीमांत में कारण जो है गलत है दोस्तों, भय लगा रहता था। तो इसका ये हो जाएगा दोस्तों सी वाला, ये सही है परंतु आप जो है गलत है। ठीक है, तो शाह आलम द्वितीय ने साम्राज्य में प्रारंभिक वर्षों में अपनी राजधानी से दूरी पर। सलुआ नरसिंहा ने प्राचीन राजवंश को समाप्त कर राजवंशी पदवी ग्रहण किया। सलुआ नरसिंहा वे राज्य को और अधिक पतन तथा विघटन से बचाना चाहते थे। सलुआ नरसिंहा के बारे में बताइए दोस्तों 56 का। विजयनगर के शासक सलुआ नरसिंहा ने विरूपाक्ष द्वितीय संगम वंश का अंतिम शासक था दोस्तों संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय को पराजित कर 1485 में सालू वंश की स्थापना की। कौन? सलुआ नरसिंहा ने दोस्तों। तो सी वाला ऑप्शन सही है, मतलब ए ऑप्शन सही है दोस्तों, आर गलत है। आर गलत है कि वे राज्य को और अधिक पतन और विघटन से बचाना चाहते थे, ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों। तो ये कथन बस सही है। सलुआ नरसिंहा ने प्राचीन राजवंश को समाप्त कर राजवंशी पदवी ग्रहण की। ठीक है, विजयनगर के शासक था दोस्तों सलुआ नरसिंहा ने विरूपाक्ष द्वितीय संगम वंश की अंतिम शासक को पराजित करके दोस्तों सालू वंश की स्थापना कर दिया इसने। ठीक है, 57 का देखिए। मुगल शासन के ह्रास के पश्चात भारत में मराठे सर्वाधिक समर्थ देशीय शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए। संयुक्त भारत देश की स्पष्ट संकल्पना सर्वप्रथम मराठाओं ने ही की थी। संयुक्त भारत देश की स्पष्ट संकल्पना सर्वप्रथम मराठों ने ही की थी। बताइए दोस्तों क्या हो? मुगल शासन के ह्रास के पश्चात भारत में मराठे सर्वाधिक समर्थ देशीय शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए। 57 का बताइए दोस्तों। देखिए तो मुगल शासन के पतन के पश्चात भारत में मराठे सर्वाधिक समर्थ देशीय शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए। सर्वप्रथम संयुक्त भारत देश की स्पष्ट संकल्पना मराठों ने नहीं की, बल्कि यह प्राचीन भारत में ही बनी हुई थी। दोस्तों ए वाला तो ऑप्शन सही है, लेकिन संयुक्त भारत
देश की स्पष्ट संकल्पना सर्वप्रथम मराठों ने नहीं की, पहले से ही बनी हुई थी दोस्तों, लेकिन हाँ मुगल के बाद ये आए। तो ये ऑप्शन सही है दोस्तों, आर गलत है, कथन केवल सही है, आर जो है गलत है। गलत है तो व्याख्या करने की जरूरत ही नहीं है। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने में से एक आलम खान कौन था दोस्तों? बाबर को आमंत्रित करने के लिए इब्राहिम लोदी का संबंधी था तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन का दावेदार था। इब्राहिम लोदी का संबंधी था, उसे देश से निष्कासित किया गया था। दिलावर खान के पिता जिसे इब्राहिम लोदी के हाथों पूर्ण व्यवहार मिला था। पंजाब प्रांत का एक उच्चाधिकारी जो अपनी जाति के प्रति इब्राहिम लोदी के व्यवहार से अत्यधिक असंतुष्ट था। बताइए दोस्तों, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान था दोस्तों। कौन था? आलम खान ने दौलत खान लोदी के साथ मिलकर बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था दोस्तों। ये ऑप्शन सही है। इब्राहिम लोदी का संबंधी था तथा वह दिल्ली की राज सिंहासन का दावेदार था दोस्तों। इब्राहिम लोदी जब बैठ गया गद्दी पर, ठीक है रुक जाओ तुमको बताते हैं। बाबर के यहाँ पहुंचा, क्या दिमाग लगाया, कहा चल भाई तू आक्रमण कर, हमारा जो है गद्दी छीन लिया इब्राहिम लोदी ने। और आता है बाबर एकदम 1526 ईस्वी में बुरी तरीके से हराता है इब्राहिम लोदी को, समझ रहे हैं। तो आलम खान ने दौलत खान लोदी के साथ मिलकर बाबर को, दौलत खान को भी मिला लिया और दोनों जाके बाबर को कहे कि चल भाई तू इब्राहिम लोदी पर आक्रमण कर, आमंत्रित किया। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी बाबर के हाथों पराजित हो जाता है दोस्तों। धर्मट का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया था दोस्तों? मोहम्मद गौरी तथा जयचंद के बीच, बाबर तथा अफगान के बीच, औरंगजेब तथा दारा सिकोह के बीच, अहमद शाह दुरानी तथा मराठा के बीच। बताइए दोस्तों, बताइए फटाक से, समाप्त करके ही मानना है दोस्तों, भागना नहीं है। 59 का दोस्तों, धर्मत का युद्ध शाहजहां के उत्तराधिकारी औरंगजेब तथा दारा सिकोह के मध्य 1658 में लड़ा गया। दारा सिकोह औरंगजेब द्वारा पराजित हुआ। औरंगजेब द्वारा दारा सिकोह क्या हो गया? पराजित हो गया दोस्तों। धर्मट का युद्ध कहा जाता है। दोनों भाई लड़ गए अपने में दोस्तों। औरंगजेब जो है बहुत ही दिमाग का तेज था, हम क्या बताएं आपको, मतलब सब बहुत ही दिमाग का तेज था और बहुत ही बेईमान व्यक्ति था। मतलब जो है झूठ बोलो ये सब राजनीति में करना ही पड़ता था दोस्तों उस समय, राजाओं के समय। और ये जो है सीधा साधा था, इसलिए जो है औरंगजेब जो है क्या बताया जाए, मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? बताइए दोस्तों, बताइए दीजिए फटाक से। मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? उनके वजीर ने उन्हें गद्दी से उतार दिया। सीढ़ी से उतरते समय फिसलने के कारण उनकी मृत्यु हुई। एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए। मदिरा के अत्यधिक सेवन के फलस्वरूप रोग के कारण उनकी मृत्यु हो गई। मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ दोस्तों? 60 का बताइए दोस्तों। वो अपने भतीजे देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, क्यों मृत्यु हुआ दोस्तों? वह अपने भतीजे फर्रुखसियार के द्वारा पराजित हुआ। इसकी मदद सैयद बंधुओं ने की थी। सैयद बंधुओं ने इसकी मदद की और फर्रुखसियार ने इसको क्या कर दिया दोस्तों? पराजित कर दिया। इसको, जहांदार शाह को। और समय से पूर्व ही अंत हो गया दोस्तों। क्या हो जाएगा? एक युद्ध में वह अपने भतीजे द्वारा पराजित हो गया। सी हो जाएगा, 60 का सी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों।
हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया था। भारत में कव्वाली से जानी जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप में आरंभिक अमीर खुसरो थे। बताइए दोस्तों कौन सा हुआ? 61 का दोस्तों। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय बीजापुर का शासक था दोस्तों। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय बीजापुर का क्या था? शासक था, जिसने किताब नौरस की रचना की। किताब नौरस की रचना किसने की? इब्राहिम आदिल शाह। अमीर खुसरो को भारत में कव्वाली के पिता के रूप में जाना जाता है। अमीर खुसरो को कव्वाली के पिता के रूप में। तो दोनों सही है दोस्तों। हिंदू देवी देवता तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया था। बिल्कुल। भारत में कव्वाली से जाने जाने वाली संगीत शैली में प्रारंभिक रूप के आरंभक अमीर खुसरो थे। एक और दो दोनों सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला दोस्तों, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? बताइए दोस्तों, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है कैसे हुई थी? 62 का दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में चौगान पोलो खेलते हुए दोस्तों मृत्यु हो गई थी। दोस्तों बता दे रहा हूँ, ये आसान है इसलिए वह अश्व से गिरने के पश्चात नहीं, घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई। इसके बाद आराम से गद्दी पर बैठा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उत्तर भारत में 1206 में प्रथम स्वतंत्र तुर्की साम्राज्य की नींव डाली। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, 62 का डी। चलिए देखिए दोस्तों, ये झिलमिला रहा है इसका जो है बटन, ये जो है, इसलिए दोस्तों हम और एक वीडियो जो और लाएंगे। एक और वीडियो होगा दोस्तों, उसमें समाप्ति हो जाएगी 63 से लेके और 116 तक। तो इसलिए दोस्तों ये मोबाइल साथ नहीं दे रही है, इसलिए इसको यहीं रुकते हैं दोस्तों। और धन्यवाद दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए।